अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, GHQ हमला केस में इमरान खान समेत पार्टी के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपोजिशन लीडर हमने देखा उमर अयूब साहब को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद अदालती हुक्म के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ एक तरफ ये इनकार कर रही थी कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगी, लेकिन हाल ही में बल्कि कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कमेटी जो है वो तश्कील दी है और कहा गया है कि वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी। हुकूमत के लिए एक तरफ ये चैलेंज है कि उनकी जो इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो उनसे नाला हैं, और दूसरी जानिब हाल ही में 26वीं आईनी तरामीम के मामले में हुकूमत को सपोर्ट करने वाले मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी हुकूमत से नाला नज़र आ रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। हमने देखा कि हुकूमत ने जहां बिलावल साहब को मनाने की कोशिशें की, वहीं मौलाना साहब से भी राब्ते हुए हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं। मौलाना साहब ने मदारस से मुतल्लिक जो एक बिल है वो मंजूर ना होने की सूरत में 8 दिसंबर की डेडलाइन दी है कि वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अब इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि 26वीं आईनी तरामीम के दौरान बिलावल साहब हुकूमत के जो मुख्तलिफ रहनुमा थे अहम, उन्होंने भी मौलाना साहब से मुलाकातें की, आप लोगों ने सपोर्ट भी किया। ये अचानक हुआ क्या कि मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर वो जो बिल मंजूर हुआ अब उस पर साइन भी नहीं हो रही, ये मामला है क्या? देखिए, वो एक पैकेज डील थी मुख्तलिफ पार्टियों के दरमियान। हमने उसकी ग्रेविटी को एक तरफ कम करवाया था, कुछ चीज़ें 26th अमेंडमेंट में अपनी शामिल करवाई थी और उसके साथ दो चीज़ें और अटैच थी। एक मदारस के हवाले से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में अमेंडमेंट थी और एक वक्फ इमदाद का इस्लामाबाद का मामला था, मुसलमानों की जो इमदाद है वक्फ, उसके हवाले से। इस बिल को जो मदारस के हवाले से था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में, ये भी उसी के साथ 26th अमेंडमेंट वाले दिन दोनों हाउसेज से निकल गया था मंजूर होकर। मगर फिर जाके सदर साहब के पास फंसा रहा। पहले एक इस पे एतराज लगाया, वो एतराज हमने दूर कर दिया, स्पीकर ने उसको रिमूव करके दुरुस्त करके वापस भी दोहराया। तो जब एक एतराज दूर हुआ तो उसमें और शायद सुना कि एतराज़ात लगा दिए गए या उसको रोक दिया गया था। तो फिर उसमें जब हमने जो है तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हुए बिलावल साहब उस हवाले से आए। फिर जब बिलावल साहब आए उसके बाद जो है ना उन्होंने पता चला उस पर बहुत सारे एतराज़ात लगा के जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट तो नहीं कर सकते, मतलब एतराज़ लगा के वापस कर दिया। तो उस पर जो है ना फिर हमने डेडलाइन दी थी कि अगर इस तरह से तो अगर बात को पूरा नहीं करना तो बात को पूरा नहीं करना, फिर हमारे पास जो हमारे ऑप्शन हैं वो फिर खुले हुए हैं। फिर कल भी राब्ते हुए हैं, आज भी राब्ते हुए हैं, कोई कमिटमेंट्स की गई हैं। आप देखिए गवर्नमेंट खुद बताती है कि उन्होंने क्या कहा है और किस तरह से कहा है। अभी क्या यकीन दहानी करवाई गई कि ये बिल जो है ये जॉइंट सेशन में लाया जाएगा, ऐसी कोई यकीन दहानी करवाई गई है? सुन रहे हैं जो कोई जॉइंट सेटिंग के लिए जो ना उन्होंने कहा है कि वैसे तो जो कुछ हुआ था तो पीस बिल पे ऑब्जेक्शन नहीं लग सकते और उनको कहा था कि ये गलत हुआ है, मगर स्टिल जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, इसको और ज्यादा मजबूत करने और जॉइंट सेटिंग में लाके उसको जो है ना वहां से कैरी करते हैं। तो देखते हैं गवर्नमेंट क्या उसमें अपना करती है। 10 तारीख लेकिन कामरान साहब, ये बिल तो जाहिर है पहले पार्लियामेंट में इस पर बहस हुई थी या आपकी बातचीत भी हुई होगी, ये मंजूर भी हुआ दोनों ऐवानों से और साइन के लिए सदर साहब के पास गया। इस बिल पर आपकी नज़र में तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या? सदर साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप समझते हैं कि किसी और को तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस बिल पर? मुझे तो सदर साहब के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नजर नहीं आते या किसी और के भी नजर नहीं आते। ये नहीं, हम जो वो मदारिस जो कानून के दायरे में नहीं है, हम कहते हैं कि उनको कानून के दायरे में और कौमी धारे में ले आएंगे। उनकी आमदन खर्च का हिसाब जो है सबको पता होना चाहिए, उनके मामला ऑडिटेबल होने चाहिए। हुकूमत को इतराज है, वरना वो कामरान साहब आपने से चल रहे हैं, दहाइयों से चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो आपने 26वीं आईनी तरामीम के दौरान हुकूमत को सपोर्ट किया, तो कामरान साहब इसमें अब कोई पछतावा तो नहीं है कि आपने, कोई रिग्रेट तो नहीं है कि आपने हुकूमत को सपोर्ट किया और अब आपके साथ ये हो रहा है? देखिए, सियासत में जो है वो इस तरह की डील्स होती है। हमने कोई फायदा तो नहीं लिया। हाँ, ये फायदा जरूर लिया कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बचाई है। हमने वो मजहबी हल्के जो है
उनके लिए जो है जो कुछ हम कर सकते थे, जो हमें वोट देते हैं, जो हमारी ज़्यादा ताकत है, हमारी कम ताकत है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमने उनके लिए जो है ना हमने उसको बचाने की अपनी हर मुमकिन कोशिश की है। 26th अमेंडमेंट में भी और इसमें मदारिस के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी और इमदाद के हवाले से भी मुसलमानों की, ये हमारा मतलब एक मजहबी फरीजा भी समझ लीजिए और हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को मुतमिन करने की कोशिश की है कि जितना हमारा बस चला है। तो इस हवाले से कामरान साहब, इस हवाले से जितनी मुलाकातें हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि उन मुलाकातों के बाद कोई दर्जा हरारत कम हुआ है या नहीं? कल तक तो मेरा ख्याल बढ़ गया था, आज शायद कुछ कम हुआ। आज मेरी मौलाना साहब से मुलाकात नहीं हुई, मगर जिन से मेरी बात हुई है, जिन लोगों से, वो इस मामले को जो है ना हल करने पे तैयार है और अगर वो तैयार है बजाय कि आपकी मुखालफत में लाइन अप हो जाए, उससे बेहतर ये कि आप इस मामले को निपटाएं। तो ये जितनी मुलाकातें हुई हैं कामरान साहब, इसमें एक तासुर ये भी आ रहा है या एक आपका बयान ये भी है कि एक अहम मुलाकात हुई है जो रिपोर्ट नहीं हुई। वो मुलाकात आप बताएंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थी या कोई सियासी रहनुमा थे? जब रिपोर्ट नहीं हुई तो फिर मैं क्यों बताऊंगा आपको कि किस जानिब से थी। तो वो जो मैसेजेस थे, जो मैसेज देना था वो दे दिया था। जो ऐसी तीसरी मुलाकात भी थी तो वो मैसेज दे दिया था और देखते हैं उसका भी नतीजा देखते हैं। आज कमिटमेंट्स हैं कुछ, मगर वो हम कमिटमेंट्स पे उस वक्त बिलीव करेंगे जब ये कानून बन जाएगा और उसके बाद उस पर अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा। लेकिन दो चीज़ें सर आपसे पूछूंगा। एक तो राना सनाउल्लाह साहब अगर आए थे तो वो इसी मामले पर आए थे, और बिलावल साहब का मौक़िफ़ क्या था मुलाकातों में? बिलावल साहब तो वैसे कर्सी में आए थे और उन्होंने कहा था कि ये बिल जो है ना ये अब आपका इशू नहीं है, अब मेरा भी इशू है। और बाकी गपशप भी लगाई थी, बैठे भी थे काफ़ी देर तक। वैसे भी वो कहते हैं कि मैं सरदारी साहब के बाद जो है ना मौलाना साहब की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे पास मतलब दूसरे नंबर पर अगर मैं किसी की रिस्पेक्ट करता हूँ तो मौलाना साहब की है, तो मौलाना साहब के साथ अच्छी गपशप है। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि मैं इसमें अपना किरदार अदा करूंगा, मगर फिर किसी ने इसको नाकाम बनाया था इस मामले को। यकीनन कि उनकी मुलाकात के फौरन बाद जो है वो फिर ये आ गया कि जी सदर साहब ने रिजेक्ट कर दिया, सदर साहब ने रिटर्न कर दिया, और फिर रिटर्न करने के बाद जनाब बिलावल के भी इख्तियार में कुछ नहीं था। तो राना सनाउल्लाह आए थे, वो भी सियासी मामले हुए, मगर अदरवाइज जो है ना वो भी गपशप ही थी ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ये जो फैसल वावडा साहब की मुलाकात थी कामरान साहब, ये किस हवाले से थी? वो हमने देखा कि हाल ही में उन्होंने बिलावल साहब से भी मुलाकात की थी और उनका मौक़िफ़ है शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी, तो वो क्या चाहते हैं? उनकी किस सिलसिले में मुलाकात थी? वावडा साहब से दोस्ती भी है हमारी, तब मेरा तो अपना अच्छी इस्लाम दुआ है, अच्छा ताल्लुक है। उन्होंने कहा था मुझे मौलाना साहब से मिलना है, मैंने कहा कि बिल्कुल आ जाओ, शायद मिलाते हैं आपको। तो मैंने मौलाना साहब से उनका बुलवा लो, तो बुलवा लिया, उनको टाइम दे दिया, बुलवा लिया, गपशप लगी। वो मौलाना ने जो बातें की वो उसको वावडा साहब ने अप्रिशिएट किया, बाहर निकल के भी आपके सामने मीडिया में भी यही कहा उन्होंने। ठीक है, ठीक है सर, एक मुख्तसर सवाल कामरान साहब, एक सर मुख्तसर ये बता दें कि अगर आपका मुतालबा तस्लीम नहीं होता, ये बिल मंजूर नहीं होता, तो फिर आप लोगों के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये ऑप्शन जो है ना वो कामरान मुर्तज़ा बैठ के डिसाइड नहीं करता, इवन मौलाना साहब खुद भी अकेले बैठ के डिसाइड नहीं करते, ये पार्टी के इदारे डिसाइड करते हैं। तो आज अगर उन्होंने यकीन दहानी इस तरह की करवा दी है जिसके ऊपर मौलाना ने बिलीव कर लिया हो, तो देन तो फिर एक आध दिन और भी इंतजार हो सकता है, वरना फिर पार्टी के इदारे जो है वो बैठेंगे। 8 मौलाना डेडलाइन दी थी, तो 8 को बैठेंगे और बैठेंगे तो जो भी फैसला होगा उसमें हर ऑप्शन। चले ठीक है कामरान साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, जो मौलाना साहब के तहफ़्फ़ुज़ात थे उस हवाले से हमने सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब से गुफ्तगू की। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मुख्तलिफ बयानात और उनका एक अहम फ़ैसला सामने आ रहा है कि उन्होंने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का फ़ैसला किया है और एक कमेटी तश्कील भी दे दी गई है। इसी मामले पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अफनान साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अब हमने देखा कि PTI जो है वो सियासी जमातों के साथ बैठने से मुसलसल इनकार कर रही थी। अब कल उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है और कहा है कि वो कमेटी सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी। तो क्या हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है और आपको लगता है कि ये कमेटी जो है वो संजीदगी से कोई मुज़ाकरात करेगी भी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बदकिस्मती से अगर आप PTI का माजी उठा के देख लें तो जो कमेटियां बनाई जाती हैं, जो वादे किए जाते हैं, उनको ऑनर नहीं किया जाता। और वो अगर इमरान खान साहब को ये लगे कि उनका मुफाद, उनका ज़ाती मुफाद जो है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा, तो वो फिर कमेटी जो है उसकी बेचारे की कोई वैल्यू रहती नहीं है। और उसकी मिसाल आपके को मैं देता हूँ कि ये जब इन्हें इलेक्शन कॉल करना था, ये पिछला वाला, तो इन्होंने कमेटी बनाई थी। आपको याद होगा, एक हुकूमती कमेटी भी थी, इनकी भी थी, और ये तय हो गया था कि जुलाई में हम असम्बलियाँ तोड़ देंगे और उसके बाद इलेक्शन करा देंगे। मगर बजाय इसके कि वो इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करते, उन्होंने कहा नहीं जी, अभी असम्बली तोड़ें आज। तो जब इस तरह का जो है वो मामला हो तो फिर ज़ाहिर है इस देखें, ये जो है मौला जट सीन जो है ना, चलता नहीं है सियासत में ज़्यादा। अफ़ाम तफ़हीम से, बातचीत से मामला सुलझते हैं, कुछ आपकी सुनी जाती है, कुछ अगले की सुनी जाती है। इनका प्रॉब्लम ये कहते हैं बस सारी हमारी चलेगी और किसी की कुछ नहीं चलेगा। तो इस तरह के मामलात के अंदर फिर ज़ाहिर है जो है वो मामला चलता नहीं है आगे। तो लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूँ, हुकूमत ने हमेशा जो है वो बातचीत का रास्ता, दरवाज़ा खुला रखा है। तो हम समझते हैं कि सियासी मामलात बातचीत से ही हल किए जा सकते हैं। तो उस सिलसिले में अगर इन्होंने कमेटी बनाई है तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छी चीज़ है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसके पास मैंडेट होगा, क्योंकि इससे पहले जिन जिन को भी मैंडेट दिया गया है, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मैंडेट दिया गया, मगर उनके पास पावर कोई नहीं थी और वो फिर ज़ाहिर है वो कुछ कर नहीं सके। तो इसी तरह का अगर सीन हुआ तो फिर ज़ाहिर है ये मामला कहीं नहीं पहुँचेगा। लेकिन अगर संजीदगी से बात की गई और मुल्क को के अंदर जो जो बेहतरी लाने के लिए, मुल्क में निज़ाम बेहतर करने के लिए, आइन और कानून की अमलदारी के लिए, अवाम के फलाह बहबूद के ऊपर अगर बात की गई तो ज़रूर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अब इस सूरत हाल में अफनान साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत के लिए चैलेंज क्या हो सकता है? क्योंकि कल भी आपने देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ख़त भी लिखा है चीफ जस्टिस साहब को कि जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनके खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उन पर फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। आप समझते हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में कोई हुकूमत के लिए परेशान कुन हो सकता है? देखिए, ये इसलिए नहीं हो सकता परेशान कुन क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम, अगर 2 मिनट के लिए मिसाल के तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात मान भी ली जाए कि 26वीं आईनी तरमीम को फुल कोर्ट के सामने रखा जाए, अगर फुल कोर्ट के तमाम जजेस मिलके ये यूनानिमसली कह दें कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, तब भी जो है वो आइन तब्दील नहीं हो सकता। आइन की तब्दीली का राइट सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। वो ज़रूर अपना किसी कानून के ऊपर ये कर सकते हैं और वो करते भी रहे हैं बहुत दफ़ा, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में कभी आइन में तरमीम जो है वो जब भी सुप्रीम कोर्ट ने करने की कोशिश की है वो कामयाब नहीं हुई। चाहे वो मुशर्रफ को भी जब दिया गया था कि आप आइन में तरमीम कर दें, सुप्रीम की कोर्ट की तरफ से ये पावर दी गई थी, तो उस पावर की कोई वैल्यू नहीं थी जब तक कि 2002 की असेंबली नहीं आई और उसने तमाम जो आइनी तरमीम थे उनको लेजिस्लेटिवली 2/3 अक्सरियत से पास नहीं किया। तो ये कह देने से कि जी सारे फुल कोर्ट के सामने रख दिया जाए, फुल कोर्ट के सामने आप रख भी दें और सारे जज ये कह देंगे गलत है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, लेकिन अब ये भी तो है ना कि एक तरफ आप इत्तेहादी जमात देखें, पीपल्स पार्टी, अफनान साहब वो आपसे नाला हैं, कल डार साहब भी मिले हैं बिलावल साहब से, फिर अब मौलाना साहब जो हैं वो मदारस से मुतलिक जो बिल है उस पर वो नाला हैं, उन्होंने डेडलाइन दी है कि 8 दिसंबर तक अगर ये ना हुआ तो फिर शायद वो भी हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। तो ये क्या मामला है? आप समझते हैं मौलाना साहब मान जाएंगे? जी, मैं ये समझता हूँ कि मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके जो कंसर्न्स हैं और बड़े जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको जो है वो हुकूमत एड्रेस करेगी और ये जो मामला है मदारस वाला ये कानून जो है
इसको जो है फ़हम तफ़हीम से जो है वो हल कर लिया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मसला हुआ भी, अगर सदर साहब ने वापस भेजा भी तो ये जॉइंट सिटिंग में आ सकता है, क्योंकि अगर सदर एक्सेप्ट ना करे तो फिर वो जॉइंट सिटिंग में आता है, और अगर जॉइंट सिटिंग अप्रूव कर दे तो फिर वो कानून बन जाता है। तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मामला शायद वहाँ तक भी ना जाए और ये पहले ही तय हो जाए। पहले ही हो जाए। लेकिन अफनान साहब, इसी के साथ साथ ये भी आप देखें कि जहाँ पर राना सनाउल्लाह साहब मुलाकातें कर रहे हैं मौलाना साहब के साथ, डार साहब, बिलावल साहब के साथ, सियासी इस्तेकाम के हवाले से कोशिशें भी हो रही हैं, वहीं फैसल वाडा साहब, जिसको नून लीग हो गई या फिर पीपल्स पार्टी हो गई, उन्होंने किसी हद तक सपोर्ट भी किया सेनेटर बनने में, वो हैं तो आज़ाद सेनेटर, लेकिन वो भी अब बिलावल साहब के बाद मौलाना साहब से उन्होंने मुलाकातें की हैं। आप समझते हैं कि वो भी ये दावा कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम के लिए, समझते हैं कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, या फिर नून या पीपी भी कोई ऑन बोर्ड है? देखिए ज़ाहिर, मैं मतलब कि इसके ऊपर एक तज्ज़िया ही कर सकता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर मेरी मालूमात नहीं है कि वो किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं जी। लेकिन मेरा अपना तज्ज़िया इसमें यही है कि आपको मालूम है कि हमारी तो शायद वो किसी एक धड़े की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और उस नुमाइंदगी के अंदर वो जो वो समझता है, वो धड़ा जो वो समझता है, उसकी बातें जो है वो कर रहे हैं। और मैं ये नहीं समझता कि वो सारी इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन ये मामला हो सकता है इस तरह के वो शायद किसी एक धड़े की करते हो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुद भी बहुत फ्रेगमेंटेड है, तो शायद इस वजह से क्या कहते हैं ये मामला आ रहा है। हालांकि नॉर्मली ये अगर कोई इशू हो तो हुकूमत से तो बहुत सारे डायरेक्ट चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू बात हो सकती है, मगर इस तरह जो है वो टीवी पे अगर वो आके ये बातें कर रहे हैं तो ये काफ़ी कंसर्निंग है। तो सर आजकल तो अफनान साहब वो तो प्रिडिक्शन भी करते हैं, वो ये बताते हैं कि आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, पीटीआई के साथ क्या होगा, कौन गिरफ्तार होगा, कौन रिहा होगा, तो ये इंफॉर्मेशन भी आप समझते हैं कि वो धड़िया ही उनको फराहम कर रहा है? जी मोस्ट प्रॉब्ली ये कोई ज़ाहिर है अंदर जो अंदरूनी खाना कोई जो है, ज़ाहिर है आप सियासत के अंदर जब घुस जाएंगे तो फिर ये सारा काम तो होगा ना, ये कहते हैं इसको आप इसीलिए तो जो है वो इस चीज़ को ठीक नहीं समझा जाता। तो वो ज़ाहिर है अंदर अब हो सकता है कि फिर इंटरेस्ट होते हैं लोगों के अपने, कोई ओहदों पे लगना चाहता है, कोई वजीर बनना चाहता है, कोई दिहाड़ी लग जाए, कोई बिजनेस मिल जाए, वो फिर हर धड़े का अपना इंटरेस्ट होता है, फिर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो चलता है। लेकिन आप समझते हैं कि जो वाडा साहब बातें कर रहे हैं टीवी पे आके, वो कंसर्निंग है? जी बिल्कुल कंसर्निंग। लेकिन अब इसी के साथ साथ अफनान साहब, हाल ही में आपने देखा कि जो 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद जो कुछ हुआ उसमें बड़ी तनकीद भी हुई। माजी में आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे, पार्लियामेंट हाउस के सामने वहाँ पर धरना था, लेकिन इस तरह की कार्रवाई जो है वो हमने नहीं देखी या रिपोर्ट नहीं हुई। 24 नवंबर के हवाले से या 26 नवंबर को जो कुछ डी चौक पर हुआ, आप समझते हैं कि नून लीग इस ऑपरेशन या जो भी अमल हुआ उसमें ऑन बोर्ड थी, शहबाज शरीफ साहब, या ये नकवी साहब का अपना फैसला था? देखिए जब ये 24 नवंबर से पहले आपको याद होगा ये बात रिपोर्ट हुई है, सारे पाकिस्तान ने जो है ये बात सुनी है कि ये मोहसिन नकवी साहब को तमाम इख्तियार दिया गया था वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कि वो इस चीज़ को मैनेज करें। तो मोहसिन नकवी साहब ने फिर इसको मैनेज किया है, ये बात तो रिपोर्ट हुई है, सारे पाकिस्तान ने इसको सुना है। तो ये ज़ाहिर गवर्नमेंट की बैकिंग थी इसको, और फिर नीचे जो ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, बेतहाशा रिसोर्सेज हैं, फिर वो मैनेज करते हैं। और फिर ज़ाहिर एक चैनल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है मोस्ट प्रॉब्ली, उसको भी फिर वो मैनेज कर रहे थे। तो लेकिन अब जो पीटीआई के दावे हैं अफनान साहब, आपने देखा होगा वो पहले कुछ और फिगर दे रहे थे डेथ्स के हवाले से, लेकिन हुकूमत ने उसकी वजाहत भी की। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो लापता हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई के इन दावों में कोई हकीकत है या तहकीकात होनी चाहिए? वो दावा कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। देखिए बात यह है कि कुछ चीज़ें जो है ना वो कॉमन सेंस की भी होती हैं। अगर हज़ारों लाशें वहाँ पे गिरी होती, जो ये कह रहे हैं, हज़ारों छोड़ दें, सैकड़ों भी गिरी, 100 भी गिरी होती, तो वहाँ पे जो आपको पता है कि कितने सारे मीडिया हाउसेस के ऑफिसेज हैं जो उस जगह पे हैं जहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा था, एक नहीं है,
आधा दर्जन तो मैं जानता हूँ वहाँ पे मीडिया हाउसेस के ऑफिसेज हैं जो कैमरे लगा के बैठे हुए थे। एक बंदा ऊपर कंटेनर से नीचे गिरा है, सारी दुनिया में वो रिपोर्ट हुआ है। अगर वहाँ पे गोलियां चली होती जिस तरह की ये कह रहे हैं, जिस तरह की ये प्रोपोगेट कर रहे हैं, तो फिर तो आप देखें ना, वो मेट्रो स्टेशन छन्नी होता उन गोलियों से, दीवारें छन्नी होती गोलियों से, गाड़ियां छन्नी होती गोलियों से। ये जो LMG का राउंड होता है 950 राउंड 1 मिनट में निकलते हैं। जो ये कह रहे हैं अगर ये वाकई हुआ होता तो फिर उसका एविडेंस मौजूद होता ना। सारा मीडिया ने ये ऑपरेशन के अगले दिन जाके ब्लू एरिया का चप्पा चप्पा छाना है कि कहीं खून गिरा हुआ मिल जाए, कोई लाश मिल जाए, कोई खौल मिल जाए, कोई, तो कुछ नहीं मिला ना। एविडेंस के हिसाब से बात हो सकती है ना। ख्वाहिशात के ऊपर ये चाहते जरूर थे कि लाशें गिर जाएं, लेकिन गिरी नहीं। ठीक है। हाँ, लेकिन अफरान साहब अगर इजाज़त दें तो हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो हुकूमत इंटरनेट के हवाले से दावे कर या पीका कवानीन जो हैं वो अब हमने देखा है कि वो तरामीम लाई जा रही हैं, एक ड्राफ्ट जो है वो तैयार किया जा रहा है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। लेकिन अगर इजाज़त दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। सेनेटर अफरानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। अफरान साहब, हम ये जो इंटरनेट वाला इशू है जिस पर तरामीम भी लाई जा रही हैं, हम इस पर भी आएंगे, लेकिन अगर एक दो सवाल आप सियासी हम ले लें, वो ये कि अब मुज़ाकरात के हवाले से या खान साहब की रिहाई के हवाले से बैरिस्टर गोहर ने यह दावा किया है और ये कहा है कि हुकूमत के साथ जो हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे उसमें किसी हद तक ये तासुर दिया गया कि शायद हुकूमत ने रजामंदी ज़ाहिर की थी कि खान साहब को रिहा कर देंगे। ऐसी कोई यकीन दहानी PTI को करवाई गई थी, या आप समझते हैं कि ये हुकूमत के लिए मुमकिन है कि उनको शिफ्ट किया जाए बनी गाला या KP हाउस? देखिए, ये सारी स्पेकुलेशन है। ये ज़रूर हो सकता है कि अगर जो है वो कोई PTI जो है वो अपना स्टांस तब्दील करे, और ये जो बहुत ज़्यादा जो है एंटी गवर्नमेंट स्टांस लिया हुआ है और ये जो दावे बोल रहे हैं और जत्थे लेके आ रहे हैं, अगर ये इस तरह के काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन अगर ये तरीके से जिस तरह पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स होती है उस तरह करें और अपने मामलात जो है वो उधर लेके जाए पार्लियामेंट में, ठीक है, तो फिर शायद उधर हो सकता है। लेकिन अफरान साहब ये बताएं कि कल जो ये दावे किए गए, पहले सवालात उठ रहे थे इंटरनेट के हवाले से, कल एक मीटिंग भी हुई जिसमें आप मौजूद थे। हुकूमत की जानिब से या शजा फातिमा साहबा की जानिब से जो मौक़िफ़ रखा गया कमेटी के सामने, आप उससे मुत्तफ़िक़ हैं कि इंटरनेट का कोई मसला नहीं है और वजारत IT या PTA जो है जानबूझकर इंटरनेट बंद नहीं करता? देखिए, बात यह है कि मेरे मुत्तफ़िक़ होने से तो शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप जो लेटर पाशा ने लिखा है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस का सबसे बड़ा वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सारे मेजर सॉफ्टवेयर हाउसेस आते हैं पाकिस्तान के, तो उसके अंदर तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपने इंटरनेट को इस तरह किया तो ये जो है 30 लाख लोगों का डायरेक्ट रोजगार है इससे, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट तो इससे भी बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि 1.5 करोड़ लोग इससे मुतासर हो सकते हैं डायरेक्टली। और उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा है कि आउटेजेस हैं और इंटरनेट इंटरमिटेंट है, जो है वो चलता नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता, स्लो है। और फिर इसी लेटर को सपोर्ट किया है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISP की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लिखा है कि 30 to 40% डिग्रेडेशन है जो घरों के अंदर इंटरनेट लगा हुआ है वाईफाई वाला उसकी। तो अब ज़ाहिर है अगर ये दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ये बात कह रही हैं तो फिर मेरे कहने ना कहने से या किसी के कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं जो ऑन द ग्राउंड। लेकिन एक बात तो अभी लाइसेंसिंग की भी हो रही है ना अफनान साहब, ये भी कहा जा रहा है कि जनवरी में शायद वो पॉलिसी देंगे, तो ये लाइसेंसिंग हम ये कह सकते हैं कि अब दोबारा से ये बात उठी है कि VPN जो है वो रजिस्ट्रेशन होगी, उनकी लाइसेंस जारी किए जाएंगे और बाकी गैर रजिस्टर्ड जो होंगे वो बंद किए जाएंगे। देखिए, VPN की लाइसेंसिंग इज अ सेपरेट इशू, इंटरनेट की डिग्रेडेशन इज अ सेपरेट इशू। VPN की लाइसेंसिंग तो वो इसलिए करना चाहते हैं ताकि जो लोग इलीगल अनलॉफुल कंटेंट व्यू करते हैं पाकिस्तान में उसको रोका सके, क्योंकि VPN के थ्रू आप बाईपास कर सकते हैं इस चीज़ को। तो उसके लिए ये VPN वाली एक्सरसाइज की जा रही है। जो जहाँ तक बात रहेगी इंटरनेट की डिग्रेडेशन की, वो तो देखें उसका मेरी नाक़िस राय में जो ज़्यादा ताल्लुक है वो फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन से है।
क्योंकि ये मामला शुरू ही फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से हुआ है, तो उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि वहाँ पे कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए। और उसी के ऊपर आपको याद है हमने कमेटी के अंदर मैंने ये वाली बात भी की थी, और मोस्ट प्रॉब्ली फिर हम अगले कमेटी के अंदर इनसे एक रिपोर्ट मांग लेंगे कि भाई आप आके हमें इसकी रिपोर्ट दे दें कि वो सही तरह काम, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डिग्रेडेशन जो है ये इस वजह से नहीं है कि कोई एकदम से नहीं। तो आपकी नज़र में क्या है कि फायरवॉल जो है वो दुरुस्त अंदाज में काम नहीं कर रही अफरान साहब? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त अंदाज में नहीं कर रही, लेकिन फायरवॉल की इम्प्लीमेंटेशन के बाद से इंटरनेट डिग्रेडेशन ज़्यादा इशू हुआ है शुरू, तो हो सकता है कि फायरवॉल का इसके साथ लिंक हो। तो इसके ऊपर जो है वो अगली मीटिंग के अंदर हम उनसे बात करेंगे कि भाई इसके ऊपर एक रिपोर्ट हमें दें कि ये जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो ठीक है या इसके अंदर, क्योंकि ये जो डी पैकेट इंस्पेक्शन होता है ना, जब आप पैकेट को इंस्पेक्ट करते हैं तो फिर वो इंटरनेट स्लो होती है, DPI इसको कहते हैं। तो अब उसके ऊपर नेक्स्ट मीटिंग में हम इंशाल्लाह इस इशू को रेज करेंगे और देखते हैं इस पर क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन अब जो पीका का तरमीमी बिल के हवाले से बात हो रही है, जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जो खबरें सामने आ रही हैं, उस हवाले से आप समझते हैं कि उसमें सारे नुकात, सारी चीज़ें ठीक हैं या कुछ तशवीशनाक चीज़ें भी शामिल हैं? देखें, उसके ड्राफ्ट के ऊपर तो ज़ाहिर है मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा। जब वो कोई एक चीज़ सामने आ जाएगी पास होने के पे, तब मैं कमेंट कर सकता हूँ, या पास हो जाए फिर कर सकता हूँ। ड्राफ्ट आपको पता है कि वो बहुत सारे फेजेस से गुजरता है, उसमें चीज़ें निकलती हैं, डाली जाती हैं, फिर निकलती हैं, तो उसको ज़ाहिर है उसके ऊपर इतना मेरा नहीं समझता कि उस पर करना चाहिए। जो बुनियादी बात है वो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा को एज अ टूल इस्तेमाल किया जा रहा है PTI की तरफ से, जिसकी वजह से झूठ की बुनियाद पे बयानिए खड़े किए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कौम को डीमोरलाइज किया जा रहा है। अब इस चीज़ को रोकने के लिए भी कोई ना कोई मतलब कहीं ना कहीं हमें बंद बांधना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप राइट ऑफ एक्सप्रेशन या इंडिपेंडेंस ऑफ मीडिया के नाम के ऊपर जो है वो फेक न्यूज़ सेल करें। ये फेक न्यूज़ जो है ये गलत चीज़ है, और इसको रोकने के लिए जो है हो सकता है कि पीका के अंदर अमेंडमेंट की जाए। चलें, ठीक है। अफनान साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, अफनान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद नई मैदर पंजोता साहब हमें ज्वाइन करें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। नाज़रीन, मुख्तलिफ इशूज़ पर हमने गुफ्तगू की। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ होगा, आगे की जो हिकमत अमली है, उस इशू पर हम बात करेंगे। नई मैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया पंजोता साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि हमने देखा कि 24 नवंबर की जो फाइनल कॉल थी, उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आ रहे थे। कुछ बयानात जो थे वो बुशरा साहिबा के हक़ में थे, कुछ गंडापुर साहब के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे थे। अब बुशरा साहिबा का अपना बयान आया कि वो डी चौक से वापस नहीं जाना चाहती थी। तो आपके नज़दीक या पार्टी ने कोई इस मामले पर मालूमात शेयर की हैं कि फिर बुशरा साहिबा को वहाँ से जाने के लिए किसने फोर्स किया या क्यों जाने का फ़ैसला हुआ वहाँ से? देखिए, बात यह है ना कि एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है कि देखें जी वहाँ पर बुशरा बीबी साहिबा जो है उन्होंने बात की थी कि वो वहाँ पर जो है मौजूद हैं और छोड़कर नहीं जाएंगी, और फिर वो देखें जी वहाँ से चली गई। तो आज भी इसी तनाज़ुर के अंदर उनसे जब सवाल किया गया है तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ऐसा मामला नहीं है कि मैं वहाँ से कोई भाग गई हूँ, बल्कि मैं तो वहाँ पर खड़ी रही। और जहाँ बात है कि जो है वहाँ से जो है मूवमेंट क्यों हुई, और वो आपने देखा कि अगर आप सीधी गोलियां चलाएंगे, उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां लगी हुई थी, CM की गाड़ी के ऊपर गोलियां लगी हुई थी, जितनी गाड़ियां थी उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, लोगों के ऊपर गोलियां बरसाई गई, स्नाइपर्स बैठे हुए थे, सीधी गोलियां मार कर हमला किया गया, वहां पर गोलियां चलाई गई। एक तरफ निहत्थे लोग हैं जिनके पास कोई चीज नहीं है, जिनके पास कोई असला नहीं है, जो वहां पर जंग करने नहीं आए, जो वहां पर लड़ाई करने नहीं आए, जो वहां पर गोलियां चलाने नहीं आए, बल्कि एक पुरअमन एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाने आए। तो एक पुरअमन एहतजाज जो रिकॉर्ड करने आए हैं, आप उन पर सीधी गोलियां चलाकर और उनको शहीद करेंगे, मारेंगे, उनके ऊपर गोलियां बरसाएंगे, तो फिर उसके बाद आप कहेंगे जनाब देखें जी वहां से आप जो है वो पीछे क्यों हटे या पीछे क्यों गए। लोगों ने तो गोलियां खाई। अगर वो भागे होते या आगे ना बढ़ रहे होते या वहां पर स्टैंड ना लेते तो गोली कैसे लगती? कोई KP में बैठे हुए तो किसी को गोली नहीं लगी, यहाँ डी चौक आके गोली लगी। तो आपके नजदीक जब फायरिंग शुरू हुई, आपके नजदीक आप ये समझते हैं कि जब उनके काफले पे या उनकी गाड़ी पे फायरिंग हुई तो उसके बाद उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया?
मेरे नज़दीक जो सबसे अहम चीज़ ये है कि वहाँ पर वो पहुँची, वहाँ पर वो आईं और इमरान खान साहब का पैगाम जो है लोगों तक पहुँचाया। उन्होंने बड़ी दिलेरी का मुज़ाहरा किया, अली अमीन ने बड़ी दिलेरी का मुज़ाहरा किया। मेरे नज़दीक सबसे जो अहम बात ये है कि गोली क्यों चलाई गई? गोली क्यों चलाई गई, किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई, क्यों निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, आज तक हम सवाल पूछ रहे हैं। और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर प्रेस टॉक्स करके हर चीज से मुकर रहे हैं। आपने अस्पतालों का रिकॉर्ड गायब कर दिया है, आप लवाकिन को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। आपने लोगों की मैयतें जो हैं इस सूरत में दी हैं कि वो आपको एफिडेविट लिख कर दें कि ये हादसा हुआ है, ये गोली से मौत नहीं हुई। और डेथ सर्टिफिकेट की बात के ऊपर आप लोग आकर यहाँ पर तमाशा बना रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं कि कोई डेथ नहीं हुई, डेथ सर्टिफिकेट दिखाएं, वो भी हमने अपलोड कर दिए हैं। तो मेन जो चीज है उस चीज से मीडिया भी इस वक्त तवज्जो तमाम हटाकर वो दूसरी तरफ जाता है कि कौन वहां पर खड़ा था, कौन नहीं खड़ा था, कौन भागा था, कौन नहीं भागा था। आप गोली की क्यों नहीं बात करते? आप उठाएं बात इस गोली की कि गोली किसके कहने के ऊपर चलाएगी, क्यों निहत्थे लोगों पर चलाएगी, और ये गोली आपका पीछा करेगी। ये जो आपने वहां पर लाशें बिछाई हैं ये आपका पीछा करेंगी, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर वहां पर फातिहा पढ़ते हुए कुछ उनके दोस्त जो हैं वो तस्वीर लगाते हैं और आप कह रहे हैं कि वो इंतशारी हैं, कि वो एक मैयत के ऊपर फातिहा पढ़ रहे हैं, कि वो वहां पर कब्र के ऊपर क्यों खड़े हैं? लोगों को मस्जिद में बैठे हुए आप जाकर उनको उठा रहे हैं कि यहाँ पर कोई फातिहा भी ना पढ़े ताकि जो हमने किया है जुल्म वो सामने दुनिया के ना। ये कैसे जुल्म छुप सकता है? लेकिन पंजोता साहब, आपके हुकूमत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन इन तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद कल हमने देखा कि एक अहम फैसला सामने आया कि पीटीआई ने कमेटी तश्कील दी है जो सियासी जमातों से बातचीत करेगी। अब सियासी जमातों के हवाले से आपका माजी में एक मौक़िफ़ है कि उनसे बातचीत नहीं होगी, तो ये जो फैसला है ये बताएं कि क्यों अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या हम ये कह सकते हैं कि सियासी जमातों के साथ बैठने का हतमी फैसला हो चुका है और ये कमेटी अब सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी? देखिए, बात यह है कि जहां पर खान साहब ने कमेटी तश्कील दी है, खान साहब ने इससे पहले भी बात की थी और उस वक्त भी उन्होंने यह कहा था कि हमारे जो मुतालबात हैं वो कानून के अंदर हैं। कोई एक मुतालबा जो कानून से बाहर है हमें दिखा दें। जहां पर नेशनल इंटरनेशनल आप देख लें, हर जगह पर, हर मीडिया, हर जगह पर, हर कॉलम के अंदर ये बात बड़ी आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है। वो चाहते हैं कि जमहूरियत और आइन की बालादस्ती, वो चाहते हैं कि मैंडेट वापस हो, वो चाहते हैं कि जो है वो आइनी तरमीम जो की गई है वो वापस हो, वो चाहते हैं कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। अब तो दो मुतालबात हैं हमारे। इन मुतालबात के अंदर जो हमने चीज मांगी वो यही मांगी है कि सियासी जितने भी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। ये जुडिशल कमीशन जो है, चाहे 9 मई हो चाहे ये 26 वाला वाक़या, इस पर बनाया जाए। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो हमने कह दिया कि आसमान से तारे तोड़ कर लाएं? लेकिन पंजोता साहब, अब मुज़ाकरात जो हैं वो सियासी जमातों के साथ होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं होंगे, ये हम कह सकते हैं? देखें, बात यह है कि हम बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के नीचे तमाम जो सीनियर जजेस हैं उन पर मुश्तमिल जो है वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो तमाम मामलात की तहकीकात करे और कैफरे किरदार तक पहुंचाए जो कसूरवार हैं, और नंबर 2 सियासी कैदी जो है किया जाए। अब इसमें जो भी रखता है, हैसियत रखता है, वो बात करे और इस मसले का जो है वो हल निकाले। मसले का हल निकालने से ही मसला हल होता है, और जो मसला हम बयान कर रहे हैं वो मसला कोई ऐसे नहीं है कि कोई हम हवा में बात कर रहे हैं, वो जेन्युइन मसला है और वो हकीकतन मसला है। पंजोता साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट जो है या इस मामले का नोटिस भी लिया जाए या इस मामले की तहकीकात हो। पंजोता साहब, ये मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूं, लेकिन एक जरा इस मामले को वाज़ेह कीजिएगा कि जो कमेटी बनी है वो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करेगी या अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और आप लोग तैयार हैं? देखें, बात यह है कि एक बात ये की जाती है जी कि देखें जी, डील कर लें जी, डील करने के अंदर और किसी आपकी कोई डिमांड है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, और उसमें बड़ा फ़र्क है। डील होती है कि आप स्टाम्प करके लिख कर देकर लंदन भाग जाएं, उसे डील कहते हैं। और अगर आप कहते हैं कि आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है उसकी बालादस्ती हो, जो निहत्थे लोगों को शहीद किया गया है उनको इंसाफ मिले, तो इसे डील नहीं कहते। तो हम तो ये कह रहे हैं कि ये 2 डिमांड्स हमारी पूरी की जाएं। जहां पर लाएअमल है कि किस किस से बात जो है वो होगी या क्या होगा, उसके लिए कमेटी बनाई गई है। और उमर अयूब साहब ने कल ये अनाउंसमेंट करनी थी, फिर उन्हें साथ ही उठा लिया गया। आज उनसे मेरी बात हुई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह रिलीज हुए हैं, जिसमें उन्हें बेल होने के बावजूद और दीगर लोगों को उठाया गया था। तो इसके ऊपर वो अपना लाएअमल प्रेस टॉक के जरिए देंगे, और मैसेज तो हमारी तरफ से वाज़ेह तौर पर जा चुका है
अब जिसने भी उसका हल निकालना है वो निकाल ले, हमारी तो डिमांड बड़ी वाज़ेह है और बड़ी ठीक है, जेन्युइन है। चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो। देखिए मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जो इन डिमांड्स को कर सकता है तो वो करे। अच्छा ठीक है, लेकिन अब जो आखिरी कार्ड का कहा जा रहा है पंजोता साहब, वो आखिरी कार्ड क्या हो सकता है? कौन कौन से पीटीआई के पास अभी भी ऑप्शन जो है वो बचते हैं? क्योंकि 24 नवंबर के हवाले से तो कहा गया था कि डू और डाई, तो अब वो तो मामला आपके सामने है। अब आखिरी कार्ड की बात की जा रही, तो वो कौन से ऑप्शन हो सकते हैं अब? देखिए जो ऑप्शंस हैं, जहां तक उन कार्ड्स की बात है तो इमरान खान साहब अपने पास सारे कार्ड्स रखते हैं। पहले ये कहा गया कि देखें जी 8 फरवरी और ये कैसे मैंडेट होगा और फिर देखते हैं जी, सारा क्रैकडाउन किया गया, सारा 9 मई वाला सारा हर चीज हमने देखते रहे। फिर ये कहा गया कि देखें अब तो सारा प्लान खत्म हो गए हैं, लोग भी जो है वो डरा लिए हैं, ये कर लिए, उसके बावजूद आपने देखा फिर गोलियों तक तो हम गए हैं कि हमने सीधी गोलियां भी खाई हैं। तो अब उसके बाद अगर जो है वो फिर एक खान साहब ने एक पता खेला है जिसमें उन्होंने एक टाइम भी दिया है और उन्होंने कहा है कि इस मुकर्रर तारीख के अंदर हमारे ये मुतालबात पूरे किए जाएं, अदरवाइज हम रेमिटेंस जो है उनके ऊपर वो कहेंगे कि वो बंद की जाएं। तो डेफिनेटली उसके अंदर फिर आगे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 प्लान सारे हैं, खान साहब ने हमें बताए हैं और हमारे तक तमाम तो 14 दिसंबर के बाद पंजोता साहब आपको क्या सूरत हाल नजर आ रही है 14 दिसंबर के बाद? देखिए मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 14 से पहले ही अगर कोई समझता है और कोई ये देखता है कि मुल्क के अंदर कोई किसी के अंदर थोड़ी सी विदाना है और वो समझता है कि वाकई ही इन मसाइल को हल करना चाहिए और ये जेन्युइन कंसर्न्स हैं, तो मेरा ख्याल में उसके अंदर पेशरफ्त करते हुए हमारे तमाम सियासी कैदियों को, इमरान खान साहब को रिहा करना चाहिए और जो जुडिशल कमीशन है वो बनाना चाहिए। इसमें कदगन क्या है? जो शख्स भागेगा इस चीज से वो डेफिनेटली उसके अंदर कसूरवार होगा या खुद उसके अंदर इन्वॉल्व होगा या उसकी अपने ऊपर वो मलबा आएगा जिसकी वजह से वो नहीं बढ़ेगा। तो जो ये समझता है कि वो कसूरवार नहीं है, जो ये समझता है कि इस चीज का वाकई ये जेन्युइन बात है और इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरा ख्याल में वो मसले का हल निकालेगा। ठीक है, लेकिन पंजोता साहब अभी भी आपको याद होगा कि 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद हुकूमत पीटीआई के ऊपर मुसलसल ये इल्ज़ाम लगाती है कि फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैलाई गई। कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए शख्स को जब वो नीचे गिरा तो कहा गया कि उसकी डेथ हो गई और बाद में वो सीएम हाउस में नज़र आए। आप समझते हैं कि वाकई फ़ेक न्यूज़ जो है वो ज़्यादा उसको फैलाया गया और इसी के साथ साथ अब जो दावा किया जा रहा है कि बहुत से कारकुनान जो हैं वो लापता हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? बिल्कुल जी, बहुत से कारकुनान जो हैं वो लापता हैं और सदाकत बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी टीम ने नंबर दिया था, ऑफिशियल अनाउंस किया था, उसके ऊपर बहुत सारा जो है वो लोगों ने अप्रोच करके बताया कि ये हमारा बेटे का ये नाम है, हमारे भाई का ये नाम है, हमारे वालिद का ये नाम है, जो कि मिसिंग है, जो कि ना किसी थाने में मिल रहा है, ना किसी जेल में पता चल रहा है। और आप देख लें 26 से लेकर आज तक कितने दिन हो गए, तो उनको जब वो घर लौटे भी नहीं है और किसी मुकदमे में भी नहीं नॉमिनेट, तो फिर डेफिनेटली मिसिंग है। तो वो उन्होंने तमाम लोगों ने अप्रोच किया है, जो कि तमाम लीगल टीम को भी वो सारी तफसीलात दे दी गई हैं, हम सब तक पहुंच चुकी हैं। और वो जो डाटा है वो बिल्कुल बड़ा अहम है और उसके लिए कानूनी चाराजोई की जाएगी, मिसिंग पर्सन के लिए पटिशन दायर की जाएगी, जिसमें हम तमाम चीजें जो हैं वो रखेंगे और ये कहेंगे कि उन तमाम लोगों को जो है वो प्रोड्यूस किया जाए। अगर आपके नजदीक आपके पास जो डेटा है पंजोता साहब, उसके मुताबिक तादाद क्या है, फिगर क्या है, कितने लोग लापता हैं? देखिए बिल्कुल ये ठीक कहा है उन्होंने कि ये काफी तादाद में है। मैं फिगर आउट नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो कोई ना कोई कहता है, क्योंकि ये फिगर साथ साथ आ रहा है, साथ साथ बढ़ रहा है। कितने हैं, अब किस हद तक जाते हैं, कितनी तादाद बढ़ती है, वो साथ साथ डाटा कंपाइल हो रहा है और जब पिटीशन आएगी तो आप उसके अंदर देख लेंगे कि कौन कौन बंदा है और उनके साथ अप्रोच करके और बाकायदा तौर पर पिटीशन भी दायर होगी। और जो बंदा प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा उसे फिर डेफिनेटली, जब वो प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा और डी चौक से गायब है, तो फिर यही समझा जाएगा ना कि उसे भी शहीद कर दिया गया है और गायब कर दिया गया है। तो इसलिए हम फिक्र दे रहे हैं कि ये जो लाशें बिछाई गई हैं ये ज्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो 12 का है। चलें ठीक है पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, नज़र पंजोता साहब की गुफ्तगू आपने सुनी और उससे पहले भी अब देखें कि हम हुकूमत की जानिब से एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूसरी जानिब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक डेडलाइन दी हुई है, तो उसके बाद हुकूमत किस हद तक दोनों जमातों को मनाने में कामयाब होती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।